दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा कि यून मारी डॉक्टर जंगवून से कहती है कि आप मेरे फेस को चेंज कर दीजिए ताकि मेरा हस्बैंड मुझे पहचान ना पाए। वो कहती है इसके बाद मेरे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय मरने के, और रोते हुए कहती है कि प्लीज़ आप मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए। अब उसका हस्बैंड उसे सारी जगह ढूंढ रहा होता है और अब ऐसा लगता है कि डॉक्टर जंगवून के घर पर कोई आया है। दूसरी तरफ मारी का हस्बैंड उसकी माँ के सैनिटोरियम में पहुंच जाता है। उधर जंगवून की फ्रेंड उसके दरवाजे पर खड़ी उसे बुला रही थी। जंगवून बाहर आता है तो वो कहती है कि तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे। जंगवून उसे बाहर ही रोकते हुए कहता है कि मैं कुछ काम कर रहा था। वो जंगवून से कहती है कि डॉक्टर हा की एक सर्जरी में प्रॉब्लम आ गई है तो तुम्हें अभी इमरजेंसी में हॉस्पिटल चलना होगा। वो अब मारी से कहता है कि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा और मैं तुमसे वापस आकर बात करता हूँ, और वो अब हॉस्पिटल को चला जाता है। मारी अब जंगवून की दी हुई ड्रेस को देखती है। दूसरी तरफ डॉक्टर हा की वजह से सर्जरी में प्रॉब्लम हो गई थी तो डॉक्टर जंगवून जल्दी से जाकर पेशेंट को देखते हैं और उसका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। अब मारी सोई हुई थी तो उसे अचानक से बुरा ख्याल आता है और वो एकदम से जाग जाती है। अब मारी अपनी माँ के सैनिटोरियम में कॉल करके पूछती है कि क्या उसकी माँ ठीक है, तो वो बताते हैं कि उसकी माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो उसे वहाँ पर जल्दी आना होगा, और ये सब उसके हस्बैंड के कहने पर कहा होता है। अब डॉक्टर घर आते हैं तो देखते हैं कि मारी वहाँ पर नहीं है। वो सभी कमरों में देखते हैं, उन्हें मारी कहीं नज़र नहीं आती। फिर वो बाहर आकर मारी के कपड़े और जूते देखते हैं तो समझ जाते हैं कि मारी यहाँ से चली गई है। मारी भागकर अपनी माँ के पास पहुँचती है और उनसे पूछती है कि क्या आप ठीक हैं। तो तभी उसकी नज़र सामने बैठे अपने हस्बैंड पे पड़ती है जो उसका वेट कर रहा था। मारी उसे देखकर सहम सी जाती है और समझ जाती है कि ये सब उसने उसे यहाँ पर बुलाने के लिए किया है। अब वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे घर वापस चलने को कहता है। अब वो मारी को घर ले जाने के बजाय एक जगह पर लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है तुम मेरी मॉम से बिल्कुल अलग नहीं हो, तुम हमेशा भागने के बारे में सोचती हो, और कहता है कि जैसे और कपल्स रहते हैं क्या हम वैसे नहीं रह सकते। तो मारी कहती है कि तुम्हारी तरह फैमिली को यूज़ करके कोई अपनी वाइफ को ट्रैप में नहीं फंसाता, और तुम एक टाइम बॉम्ब की तरह हो। मैं तुम्हारे साथ डर के साए में नहीं जी सकती और ना ही तुम्हारे लिए मेरी कोई फीलिंग्स हैं, और हमारे बीच पहले से सब कुछ खत्म हो चुका है, तो प्लीज़ तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो कंग इनोग ये सुनकर निराश हो गया था। मारी अब शीशे में अपने जख्मों के निशानों को देखकर याद करती है कि किस तरह उसके हस्बैंड ने उसे कहा था कि तुम्हारी भोली सूरत है लेकिन तुम्हारी आंखों से पता चलता है कि तुम मुझे धोखा देने वाले हो। अब डॉक्टर जंगवून को अब्रॉड जाना होता है तो वो उससे पहले उस लड़की से मिलने आता है जो कि उसकी वाइफ थी, और वो वहाँ पर रखे नेकलेस से याद करता है कि वो उसने उसे अपनी एनिवर्सरी पर दिया था, और उसकी वाइफ को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसकी वाइफ उसके साथ बिना खाना खाए उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर जाने लगती है, तो वो उसके इस बिहेवियर से समझने लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसे चीट कर रही है। उसकी वाइफ उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जंगवून निराश खड़ा मूवी टिकट्स को देख रहा था जो उसने अपनी और अपनी वाइफ के लिए खरीदी थी। हम देखते हैं कि उसी जगह मारिया और उसका हस्बैंड भी आए हुए थे। उधर जंगवून की वाइफ का अफेयर किसी और के साथ था। वो गाड़ी में किसी के साथ रोमांस कर रही थी जिस वजह से इसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो जानता था कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। तभी जंगवून को कॉल आता है कि उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है। वो भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से कहता है कि वो भी एक सर्जन है और वो अपनी वाइफ का इलाज कर सकता है, पर डॉक्टर वहाँ पर उसकी नहीं सुनते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद उसकी वाइफ कोमा में चली जाती है और वो तब से उसका ख्याल रख रहा होता है, पर फिर भी वो उसके बेजान शरीर को देखकर काफ़ी दुखी होता है। उसे अब्रॉड जाना होता है तो वो अब आर्ट गैलरी में जाकर अपनी कलीग से मिलता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे पीछे मेरी वाइफ का ख्याल रखना और मेरी उस पेशेंट का भी जो अपने फेस की सर्जरी करवाना चाहती है। वो कहता है कि मेरे पीछे अगर वो लड़की तुमसे किसी तरह की भी हेल्प मांगे या कहीं उसे रहने के लिए जगह ना मिले तो तुम उसे मेरे घर में रहने को कह देना। अब कंग इनोग अपने फादर के साथ शिकार पर जाता है जहां वो एक उड़ते हुए पक्षी को मारकर गिरा देता है। नेक्स्ट डे वो मारी को एक गन दिखाकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आज एक गिफ्ट लाया हूँ, पर ये लोडेड नहीं है इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। अब वो गन में गोलियां भरते हुए कहता है कि तुम जानती हो कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई। उन्होंने हर बार भागने की कोशिश की पर वह फिर भी मेरे पिता के हाथों पकड़ी गई। मैं सोचता था कि मेरे पिता ने उनके साथ ऐसा क्यों किया होगा, पर अब मैं समझ चुका हूँ कि वो अपनी जगह पर सही थे, क्योंकि जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और वह इसके बाद उसके हाथों में गन पकड़ाकर कहता है कि तुम्हें पता है कि निशाना किस तरह लगाया जाता है। वो एक तरह से मारी को धमकाने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुमने भी ऐसे ही किया तो तुम्हारा हश्र भी मेरी माँ की तरह होने वाला है। नेक्स्ट टाइम जब मारी अपनी माँ से मिलने जाती है तो उसके साथ कंग इनोग की सौतेली माँ भी जाती है, तो वो उससे कहती है कि तुम्हें इस घर को एक वारिस ज़रूर देना चाहिए क्योंकि ये फैमिली तुम्हारे लिए बहुत कुछ करती है।
अब मारी सबसे पहले सेओजुन को कॉल लगाती है, पर उसकी फ्रेंड कॉल उठाकर कहती है कि सेओजुन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया है, पर तुम जानती हो कि ऐसा करने से वो फंस सकता है और उसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये सुनकर मारी निराश हो जाती है। अब मारी सबसे पहले अपनी माँ को सैनिटोरियम से निकालकर कहीं और ले जा रही होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि हम किसी नई जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं थी। ये सब सीसीटीवी में कैप्चर हो रहा था और दूसरी तरफ कंग इनूक को भी पता चल गया था कि मारी फिर से भाग गई है। वो अपनी माँ को एक सेफ जगह पर ले जाकर वहाँ के ओनर से कहती है कि किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कंग इनूक को ये पता चल चुका था कि मारी अपनी माँ को भी साथ ले गई है, पर वो देखता है कि वो अपनी कार और वेडिंग रिंग वहीं छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ सेओजुन की वाइफ जो कि कोमा में थी, उसकी डेथ हो जाती है। मारिया बैग के अंदर अपना आईडी कार्ड, पैसे और अपने फ़ोन को स्विच ऑन करके रखती है, जिससे कि कंग इनूक उसे ट्रैक कर पा रहा था। अब सेओजुन अपनी वाइफ को फाइनल गुड बाय करता है, जहाँ पर कि उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था और वो पूरी तरह गम में डूब गया था। अब मारी उस बैग को ले जाकर समंदर के किनारे रख देती है, जहाँ पर कि वो जूते और मोबाइल फ़ोन भी रखती है। कंग इनूक भी ट्रैक करते हुए उसका पीछा कर ही रहा था। वहाँ पर सेओजुन काफ़ी ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि वो अपनी वाइफ को फाइनल गुड बाय भी नहीं कर पाया था। मारी को ट्रैक करते हुए जब कंग इनूक वहाँ पर पहुँचता है, तो वहाँ पर रखा मारी का सामान देखकर उसे लगता है कि मारी अब समुंदर में कूद के मर चुकी है। वो चिल्लाने लगता है और उसे इस बात पर अभी यकीन नहीं था कि मारी ऐसे मर सकती है। वो और उसके आदमी उसे जंगल में सर्च करने लग जाते हैं, जहाँ मारी रियल में मौजूद होती है। वहाँ से भागते हुए मारी के हाथ से उसका पर्स गिर जाता है, जिसमें पैसे और उसका आईडी कार्ड थे, पर अचानक से कंग इनूक वहाँ पर उसे बुलाते हुए आ जाता है, तो मारी बिना अपना पर्स लिए ही वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ सेओजुन कार ड्राइव करते हुए काफ़ी दुखी हो रहा था और मारी भी किसी तरह भागती हुई रोड तक आ जाती है। वो जाती हुई हर गाड़ी को रोकती है, पर कोई भी नहीं रुकती। फाइनली वो एक कार के आगे खड़ी हो जाती है और किस्मत से वो कार सेओजुन की होती है। सेओजुन उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो मारी बताती है कि मैं अपने हस्बैंड को चकमा देकर भाग गई हूँ और मैंने ऐसा दिखाया है कि जैसे मैं मर चुकी हूँ, ताकि वो मुझे अब से ना ढूंढे। कंग इनूक पागलों की तरह हर गाड़ी को देख रहा था, पर उसे मारी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो कहता है कि मारी तुम इस तरह नहीं मर सकती। अब सेओजुन मारी से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और मैं अब दोबारा किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। और अब मारी सर्जरी के लिए आ गई होती है। सर्जरी से पहले सेओजुन मारी से कहता है कि सबसे ज़्यादा तुम्हें किसका चेहरा पसंद है। वो कहती है ऐसा कोई भी नहीं है और आप अपनी चॉइस से मेरा चेहरा चेंज कर दो। कंग इनूक का पागलों की तरह मारी की पेंटिंग्स को देख रहा था। अब मारी की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है, पर सेओजुन उस टाइम भी अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है। सर्जरी को काफ़ी टाइम हो गया था और अब सेओजुन मारी की पट्टी को उतारने लगता है। वो जैसे ही पट्टी को हटाकर उसका चेहरा देखता है तो एकदम से चौंक जाता है और उसे हूबहू अपनी वाइफ की तरह चेहरा दिखाई देता है। मारी उससे पूछती है कि क्या कुछ गलत तो नहीं हो गया। वो कहती है मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरा चेहरा अगर पूरी तरह भी बदल जाए, और डॉक्टर वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। अब मारी अपना चेहरा शीशे में देखती है तो बिल्कुल ही चौंक जाती है। वो चेहरे को छूती है और देखती है कि ये बिल्कुल ही बदल चुका है और अब वो काफ़ी खुश भी होती है। अब कंग इनूक को याद आता है कि जब लास्ट टाइम मारी भागी थी, तो जब वो उसके पास आई थी तो उसने एक अलग ही ड्रेस पहनी थी। वो उसकी अलमारी में जाकर उस ब्लू ड्रेस को देखता है जो सेओजुन ने मारी को दी थी, और वो उस ड्रेस के ओनर को पता लगाने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर करता है। अब मारी उस जगह पर वापस जाती है जहाँ पर उसका पर्स गिरा था, पर देखती है कि लोग अभी भी उसे वहाँ पर सर्च कर रहे हैं, पर वो जानती है कि अब उसे कोई नहीं पहचान सकता क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है।